ये वीडियो क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पार्ट 6 है। पार्ट 5 तक आप जरूर देख लें। और अब हम पढ़ रहे हैं लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as populations, density, technological capability, and culture and tradition. तो यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा कि लैंड का जो यूज होता है, यानी कि जो भूमि का यूज होता है, उपयोग होता है, वह किन चीजों से डिटरमाइन किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीजों का नाम आपको लिख देना है। पहला हो गया फिजिकल फैक्टर, तो ये देख सकते हैं फिजिकल फैक्टर, और दूसरा हो गया ह्यूमन फैक्टर। तो यदि हम लोग फिजिकल फैक्टर की बात करें तो फिजिकल फैक्टर में आपको क्या क्या लिखना होगा, टोपोग्राफी। और टोपोग्राफी आप जानते हैं कि वहां का भूमि का उतार चढ़ाव, उसका जो संरचना है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद वहां के क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ये जो है सारे फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि वहां के लैंड यूज को डिटरमाइन करते हैं। मतलब कि वहां का लैंड को यूज किस प्रकार से किया जाए, वह चारागाह के रूप में किया जाए, खेती के रूप में किया जाए, उसको कौन डिटरमाइन करता है, तो उसको पहला फिजिकल फैक्टर्स डिटरमाइन करता है। जैसे कि जिस प्रकार का वहाँ क्लाइमेट होगा, जिस प्रकार का वहाँ सॉइल टाइप होगा, उसी प्रकार से वहाँ का भूमि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हम लोग रेगिस्तान की बात करें तो क्या रेगिस्तान में वहां पर खेती की जा सकती है? नहीं, क्योंकि वहां का क्लाइमेट और सॉइल टाइप उस टाइप का नहीं है। और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन। तो ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है वहां पर, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसा है, कल्चर वहां का कैसा है, ट्रेडिशंस कैसे हैं, उस हिसाब से भी वहां का जमीन को उपयोग में लाया जाता है। तो ये दो फैक्टर्स आपको लिख देना है। पहला हो गया फिजिकल फैक्टर और दूसरा क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ से यह भी आपको याद रख लेना है कि टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है वह कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये क्लास 9th में भी पढ़ा है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के 93% का ही हम लोग को जो डेटा है वह अवेलेबल है। Because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been done fully। तो आसाम को छोड़ के बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ये जो रिपोर्टिंग है वह कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यदि इससे भी मान लीजिए आपको प्रश्न पूछा जाए कि क्यों 93% डेटा ही अवेलेबल है, तो आप इसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया ऑक्यूपाई किया गया है, और साथ ही कुछ चाइना का भी क्षेत्र है जिसको भी सर्वे नहीं किया गया है। तो इसलिए 93% ही अवेलेबल है डाटा। तो आप इसको यहाँ से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पर आप दो पाई चार्ट को देख सकते हैं जिसमें जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 और 1961 को दिखाया गया है, और यहाँ पर जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 2008 एंड 2009 को दिखाया गया है। तो इस पाई चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये जो कलरफुल, अलग अलग कलरफुल भाग है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो यदि हम लोग इस कलर की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट एरिया आप देख सकते हैं 18.11% ये लैंड में है। और ये कब का रिपोर्टिंग है, ये 1960 और 61 का। लेकिन अभी आप देखेंगे तो अभी फॉरेस्ट में कितना आया है, 22.78%। इसके बाद आप देखेंगे एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से 1.50 दिखाया गया है। इसके बाद बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड, ये देख सकते हैं बैरन लैंड को दिखाया गया है। यहाँ पर 2008 एंड 9 का ये रिपोर्टिंग है। इसके बाद जो आप देखेंगे यहाँ पर नेट सोन एरिया, ये जो देख रहे हैं बैंगनी कलर में नेट सोन एरिया, तो ये 45.26%, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 46.24%। तो यहाँ पर यह जो है कुछ परसेंटेज यहाँ पर बढ़ा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर फैलो अदर देन करंट फैलो को दिखाया गया है। तो ये फैलो लैंड क्या होता है, आप पीछे के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। तो पीछे के वीडियो में मैंने आपको फैलो लैंड के बारे में बताया था। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परती भूमि। तो इसको हम लोग दो भागों में पढ़ सकते हैं। एक होता है करंट फैलो,
लैंड, यानी कि ये करंट फैलो प्रतिभूमि यहाँ पर हम लोग को पढ़ लेना है, और दूसरा है अदर देन करंट फैलो। तो ये दो प्रतिभूमि को बताया गया है, एक होता है करंट फैलो और दूसरा क्या होता है अदर देन करंट फैलो। तो इसका मतलब क्या होता है, तो करंट फैलो जैसे मैंने बताया था लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। तो पहले तो आप समझ लीजिए प्रतिभूमि जहां पर खेती नहीं हो रही है, तो खेती नहीं हो रही है तो एक को हम लोग कह देंगे करंट फैलो। तो करंट फैलो किसे कह रहे हैं, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन, जहां पर कृषि खेती नहीं हो रही है, फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चरल ईयर, यानी कि वन एग्रीकल्चरल ईयर से या फिर उस एग्रीकल्चर ईयर या उससे कम से वहां पर खेती नहीं हो रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, करंट फैलो। तो ये तो एक प्रतिभूमि हो गई, और दूसरा अदर देन करंट फैलो, जहां पर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर, मतलब उसको पास्ट 1 से 5 सालों तक वहां पर खेती नहीं किया जा रहा है, उसको छोड़ दिया गया है, तो उसको भी हम लोग प्रतिभूमि कहेंगे, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा, अदर देन करंट फैलो। तो ये हो गया करंट फैलो, ये क्या हो गया, अदर देन करंट फैलो। तो ये प्रतिभूमि इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि यह अनुपजाऊ है, इसको उपजाऊ बनाने में बहुत पैसा आपको लग जाएगा। तो यदि इसको उपजाऊ करके फिर यहाँ पर हम लोग इसको नेट सोन एरिया में जोड़ लेंगे तो यहाँ भी खेती फिर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो करंट फैलो है वहां पर कृषि 1 साल या 1 साल से कम अवधि के लिए नहीं हो रहा है, कम टाइम के लिए नहीं हो रहा है, तो क्या इसमें खेती हो सकता है, तो हाँ इसमें खेती हो सकता है। इसको कुछ समय के लिए पड़ती छोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें वापस से खेती हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, तो पास्चर जो कि चारागाह है, ग्रेजिंग लैंड है जहाँ पर पशुओं को चारा चराया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए इस कलर में 4.71% है, जबकि यहाँ पर इस कलर में आप देखेंगे तो ये 3.38% है। इसका मतलब 2008 और 9 में इसका परसेंटेज क्या है, घटा है। The land under permanent pasture has also decreased, तो ये जो लैंड परमानेंट पास्चर में आया है वह भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशंस ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ इट। तो आप देखेंगे कि यदि चारागाह धीरे धीरे घट रहा है और जो पशु, वैसे पशु जो कि मान लीजिए कि यदि हम लोग गाय बैल की बात करें तो जो गाय दूध नहीं दे रही है या फिर जो गाय बैल बूढ़े हो चुके हैं, वे यदि चारागाह उनको नहीं उपलब्ध कराया जाए तो वे कहाँ घूमेंगे, शहरों में घूमेंगे और बहुत परेशान भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि पास्चर लैंड कम होते जा रहा है, तो ये पास्चर लैंड कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत लोगों के द्वारा हड़प भी लिया जा रहा है। तो यह भी कारण है कि पास्चर लैंड धीरे धीरे कम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द अदर लैंड द करेंट फैलो लैंड आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी और कोस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड, अदर देन द करंट फैलो लैंड हम लोगों ने यह पढ़ा कि उसमें 1 से 5 सालों तक कृषि नहीं की गई है, और यदि उसको कृषि युक्त आप बनाना चाहेंगे तो आपको वहां पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत पैसा भी लगेगा, और आप उसमें यदि खेती करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको बहुत कॉस्ट आएगा। इधर ऑफ पुअर क्वालिटी, या तो वे पुअर क्वालिटी के हैं, और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई, और या तो इसमें कल्टीवेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्यों पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर आपको पहले तो उसको जोतने में बहुत पैसा लग जाएगा, और फिर उसका आपको बहुत सारा खाद का पैसा लग जाएगा, क्योंकि वहाँ का क्वालिटी क्या है, वहाँ की मिट्टी का क्वालिटी क्या है, बहुत पुअर होता है। तो यही है कि अदर देन द करंट फैलो लैंड, जिसमें 1 से 5 साल तक कृषि नहीं हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हेंस दीज लैंड्स आर cultivated once or twice in about 2 or 3 years, and if these are included in the net zone area, तो यदि इन लैंड्स को भी हम लोग नेट जोन एरिया में जोड़ दें, नेट जोन एरिया मैंने दिखाया था अभी आपको कि नेट जोन एरिया जहां पर कृषि हो रही है, तो यदि इन अदर देन करंट फैलो लैंड्स को भी नेट जोन एरिया में जोड़ दिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
तो यदि हम लोग यहाँ पर दोनों को जोड़ दें, करंट फैलो को भी जोड़ दें, फैलो अदर देन करंट फैलो, ये दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये करंट फैलो आप देख सकते हैं कितना है इस कलर में, यहाँ देखिए लगभग 5 मान लीजिए इसको, और फैलो अदर देन करंट फैलो कहाँ है, ये यहाँ पर है, तो लगभग 3 मान लीजिए दोनों को, तो 4 3 7 हो गया, और ये मान लीजिए 46 है, तो 46 और 47 यदि मान लेते हैं तो लगभग 54 यहाँ पर आ सकता है। और यदि इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ रहे हैं किसमें, नेट सोन एरिया में, नेट सोन एरिया में इन दोनों को भी यदि जोड़ रहे हैं तो लगभग 54% ये आ जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही बताया गया है। यहाँ देखिए नेट सोन एरिया में यदि इनको जोड़ दिया जाए, देन द परसेंटेज ऑफ NSA नेट सोन एरिया इन इंडिया कम्स टू अबाउट, लगभग कितना आ जाएगा, 54% आ जाएगा ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जो टोटल रिपोर्टिंग एरिया ये जो दिखाया गया है 2008 और 9 का, उसके अनुसार द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। तो ये जो नेट सोन एरिया है उसका पैटर्न बहुत अलग अलग है, वह बहुत वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में। इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश। तो मोर देन 80% कहाँ पर है, यह पंजाब और हरियाणा में NSA, जबकि लेस देन 10% कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड में। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area। तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है वह बहुत कम है, इसको डिजायर्ड कितना होना चाहिए था, 33%, इससे ये बहुत कम है। एज इट वाज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। तो आप देख सकते हैं फॉरेस्ट एरिया जो यहाँ पर दिखाया गया है 22.78% दिखाया गया, 22.78% दिखाया गया है, जो कि 33% से काफी कम है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि 33% यदि फॉरेस्ट एरिया रहता है तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस कायम रहेगा। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आ सकता है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 1952 के अनुसार कितना भूमि का भाग फॉरेस्ट के रूप में होना चाहिए, तो इसका आंसर कितना है, लगभग 33% भाग। इसके बाद आप देख सकते हैं द लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हु लिव ऑन द फ्रिंजेस ऑफ दिस फॉरेस्ट डिपेंड्स अपॉन इट। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जीविका फॉरेस्ट पर निर्भर होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि अ पार्ट ऑफ लैंड इज टर्म एज वेस्टलैंड। तो एक पार्ट ऑफ लैंड मतलब कि जैसे हम लोगों ने फॉरेस्ट पढ़ा, पास्चर्स पढ़ा, उसी के जैसा कुछ पार्ट ऑफ लैंड को हम लोग क्या टर्म देते हैं, वेस्टलैंड का नाम देते हैं। एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जबकि कुछ को हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के नाम से भी जानते हैं। मतलब कुछ लैंड वेस्टलैंड के रूप में होते हैं, बंजर भूमि के रूप में होते हैं, जबकि कुछ क्या होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के रूप में होते हैं, जहां पर एग्रीकल्चरल यूज मतलब एग्रीकल्चर के रूप में उनका उपयोग नहीं किया जाता है। वेस्टलैंड इंक्लूड्स, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है कि वेस्टलैंड में क्या क्या इंक्लूड, कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, नॉन एग्रीकल्चरल भाग में कौन कौन से चीजें आती हैं। तो वेस्टलैंड में आप देख सकते हैं क्या क्या इंक्लूड करता है यह, रॉकी, एरिड एंड डिजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर। ये हो गया रॉकी, एरिड और डिजर्ट एरिया, ये किस में आ गया, वेस्टलैंड में आ गया। इसके बाद लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज, जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज में आता है, उसमें क्या हो गया, इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री। तो ये जहां पर लोग निवास करते हैं, या फिर रोड हो गया, रेलवेज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में आते हैं। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट। तो आप देखेंगे कि ये जो जमीन का कंटिन्यूअस यूज हो रहा है, जहां पर कोई भी अप्रोप्रिएट मेजर कंजर्वेशन के नहीं लिए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसको सही प्रकार से मैनेज नहीं किया जा रहा है, तो इन कारणों से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तो यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंड डिग्रेडेशन के क्या कारण हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि कंटिन्यूअस यूज हो रहा है लैंड का बिना कोई अप्रोप्रिएट मेजर लिए और कंजर्वेशन के लिए, और साथ से साथ इसको सही से मैनेज नहीं किया जा रहा है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रिपरकशन ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। और आप देख सकते हैं इस कारण से हमारे सोसाइटी और इन्वायरमेंट पर बड़ी आपदा आ सकती है। तो यह
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इसके बारे में पूरा विस्तृत से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।